इसको बंद कर दो। हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बीच में ले के और लाइट चली गई। तो एक वीडियो हमने डाल दिया है 8 मिनट का, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं और 2 शिफ्ट में देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन हमने बताया 2 प्रकार का होता है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक जन्म। अच्छा, अलैंगिक जन्म के प्रकार बता रहे थे कि अलैंगिक जन्म मुख्यतः 6 प्रकारों से हमने बताए हैं आपको। आप देखिए कौन कौन से। सबसे पहले हमने बताया सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। एक कोशिका से जब 2 कोशिका बन जाती थी, जैसे कभी हमने बताया था फिजन। अरे अमीबा पढ़ाया, अमीबा में हमने बताया कि अमीबा की ये कोशिका है और डिवाइड होकर के 2 कोशिका बन जाती है, नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो हम इस क्रिया को बोलते हैं फिजन। तो फिजन के द्वारा, अच्छा, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है इसलिए अलैंगिक जन्म। अगर 2 लोग इन्वॉल्व होते तो लैंगिक जन्म हो जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों है भैया? क्योंकि एक लोग इन्वॉल्व। इसके बाद हमने बताया कि कुछ लोग हैं बड बनाते हैं कलिका, बड के द्वारा, जैसे हाइड्रा में ये हाइड्रा थे और इनमें छोटी सी कलिका बनती थी और ये टूटती थी और नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देती थी एक ही पेरेंट्स के द्वारा। तो ये भी किसका प्रकार है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। उसके बाद हमने बताया फ्रेगमेंटेशन। क्या बता दिया? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब कोई बॉडी है और उसके फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़े, अब ये टुकड़ों में टूटे, जैसे टुकड़ा टूटा और गिरा और नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, नया जीव तैयार हो गया। इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? कवक। कुछ कवक हैं जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, कुछ शैवाल हैं, और भैया कुछ मॉसेस। ये मॉसेस कहाँ से आया? बात सही है। ब्रायोफाइटा, जैसे सबसे छोटा पौधा था कौन? कवक। कवक के बाद एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को 2 भागों में बांटा गया था, लीवरवर्ड और मास। तो मास में कुछ है जो क्या करते हैं भैया? फ्रेगमेंटेशन। और इसके बाद हमने बताया फ्रेगमेंटेशन के बाद वेजिटेटिव की बात आती है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं कायिक जन्म। कौन सा जन्म? कायिक जन्म। कभी बात आ जाए कायिक जन्म की, कायिक मतलब काया, काया मतलब शरीर, कायिक मतलब काया, काया का मतलब शरीर। जब हमारा शरीर ही विभाजन करने लगे, जैसे शुभम सर हैं और अपनी उंगली काटें और फेंकें और नए शुभम सर तैयार, इस प्रकार के जन्म को क्या बोलते हैं? कायिक जन्म। कायिक जन्म पौधों में देखते हैं हम लोग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। पौधों में कायिक जन्म कैसे होता है? इसके लिए सबसे पहले हमें पौधा आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? पौधा। चलो देखते हैं पौधा किसको किसको आता है। सबसे पहले हमको पौधा आना चाहिए। अगर पौधा हम बनाना जानते हैं तो हम क्या जान जाएंगे? कायिक जन्म जान जाएंगे। कायिक जन्म क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब तो समझ गए कि जब एक आदमी अपने कायिक मतलब शरीर से रिप्रोडक्शन करे। जैसे हमने अपने शरीर के पार्ट से जन्म करे, जैसे हमने अपना अंगूठा काट कर फेंका और नए बागेश्वर तैयार या शुभम सर तैयार, तो हम क्या बोलेंगे? ये कायिक जनन है। कौन सा जनन है? कायिक जनन। हम पौधों में देखते हैं कायिक जनन। कायिक जनन किसमें देखते हैं? पौधे। सबसे पहले पौधा होना चाहिए। अच्छा, रूट होती है और कौन होता है? स्टेम होती है, साथ में कुछ लीव्स होती हैं, पत्तियां। पौधे के मेन 3 पार्ट हैं। कौन कौन से भैया? रूट मतलब जड़,
तना, पत्ती, लीफ, स्टेम और रूट। तो हम देखेंगे कि रूट से कब जनन कर सकता है, या तो स्टेम से स्टेम जब जनन करने लगे या तो लीफ जब जनन करने लगे। सबसे पहले रूट दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम है वेजिटेटिव नहीं टैप रूट। कौन सी रूट? टैप रूट। और दूसरा का नाम है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। अच्छा, जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियोनल की दो एक्सिस होती हैं। एक का नाम होता है एम्ब्रियोनल की दो एक्सिस होती हैं टैप रूट, रेडिकल। अगर जब रूट हमारी रेडिकल से निकले, कहाँ से निकले? रेडिकल से निकले, तो हम बोलेंगे ऐसी रूट को टैप रूट। अच्छा, रेडिकल के अलावा कहीं अलग भाग से अगर निकलती है रूट, जैसे रेडिकल के बजाय कहीं अलग से निकले, तो हम इस प्रकार की रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट? एडवेंटिशियस रूट। जब टैप रूट या अच्छा हो सकता है टैप रूट जनन करने लगे, हो सकता है एडवेंटिशियस रूट जनन करने लगे। टैप रूट का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे गोवा में जन्म किसके द्वारा होता है? टैप रूट के द्वारा। किसके? गोवा, अमरूद, आराम से गोवा। और एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल हमारा आ गया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो गंजी, ये किसके एग्जाम्पल है भैया? एडवेंटिशियस रूट के। ये किसके हैं? टैप रूट के एग्जाम्पल। जनन, अच्छा रूट के द्वारा तो जनन देख लिया। टैप रूट किसका करती है? अमरूद। और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो। अब हम देखेंगे स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन मतलब कि भैया जब हम कायिक जनन पढ़ रहे हैं तो शरीर से जनन होगा, और पौधों में तीन भाग होते हैं शरीर में, रूट, स्टेम, लीफ। रूट दो प्रकार की, कौन कौन सी? टैप और एडवेंटिशियस। टैप रूट में अमरूद आता है और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो की बात करते हैं कि ये जो जनन करते हैं किस प्रकार का जनन करते हैं, इनकी रूट जनन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक स्टेम देखेंगे। स्टेम तो एडवेंटिशियस रूट किसे कहेंगे? कि जनरली रूट हमारी जो बनती है वो रेडिकल से बनती है। जो रेडिकल से बनती है तो इस प्रकार के रूट को बोलते हैं हम क्या? टैप रूट। अगर कहीं अदर देन रेडिकल के अलावा कहीं से बनती है तो उन प्रकार के रूट को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। उसके बाद स्टेम की बात करते हैं। स्टेम मतलब तना। अच्छा, स्टेम हो सकता है कि अगर पौधा पानी में लगा हुआ है तो उसका स्टेम नीचे हो, या बीच में हो, या ऊपर हो। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एरियल। क्या बोलते हैं? एरियल भाग। एरियल मतलब हवा वाला भाग, वायवीय भाग। और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं, जो पानी के नीचे होता है, बोलते हैं अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड। और एक बीच में हो सकता है सब अंडरग्राउंड, सब एरियल या सब अंडरग्राउंड। सब एरियल। ठीक भैया? कौन कौन सा? अंडरग्राउंड या सब एरियल या एरियल भाग। एरियल मतलब हवा वाला भाग और जो पानी की सतह पे पाया जाए, या अंडरग्राउंड मतलब नीचे पाया जाए, जो जमीन के नीचे पाया जाए उस भाग को बोलते हैं अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड में आता है हमारा, अंडरग्राउंड में आता है राइजोम। अच्छा, ये कैसा लगता है? रूट की जगह। राइजा का मतलब होता है रूट। ये रूट के जैसा लगता है, जैसे हमारा पोटैटो, आलू। सब एरियल का एग्जांपल हमारा है ऑफसेट। अच्छा लगता है इसका नाम सुनते कि एक जगह से लगा हुआ है और दूसरी जगह ऑफ के बाद सेट हो गया है ना? ऑफ मतलब लगा हुआ है, दूसरी जगह सेट हो गया है, इसीलिए इसका नाम है ऑफसेट। आप बढ़िया देख सकते हैं जलकुंभी, आपने देखी हो कभी? जलकुंभी, ये देखिए
जलकुंभी कि एक जगह से निकली और दूसरी जगह ऐसे लग गई। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑफसेट। और ऑफसेट किसका एग्जाम्पल है? सब एरियल का। किसका एग्जाम्पल है? सब एरियल का। अच्छा, जलकुंभी के बारे में एक बार और बहुत बढ़िया से बताया गया है, एनसीईआरटी बताती है कि इनका नाम है वाटर हाइकेंथ। क्या नाम है? वाटर हाइकेंथ। वाटर हाइकेंथ। इनको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंकवादी बोला जाता है। अच्छा, क्यों बोला जाता है बंगाल का आतंकवादी? इसलिए बोला जाता है कि बंगाल के जो लोग होते हैं भैया, वो मछली चावल ज़्यादा खाते हैं और इनको, ये दूसरे देश में थी जलकुंभी, अपने यहाँ नहीं थी। इनकी सुंदर सुंदर लीफ और सुंदर सुंदर पुष्प के कारण इनको वहाँ उन देशों से हमारे भारतीयों ने लेकर के आए, यहाँ लेकर के आए, लगा दिए और धीरे धीरे बंगाल भी पहुंची, बंगाल में भी लगा दिए। जब पानी में लगाया गया इनका, तो इनका इन्वेसिव ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती, थोड़े ही समय में पूरे तालाब को घेर लेती है। और ये देखिए भैया, जैसे हमारा तालाब है, तालाब बना दे, चलो तालाब भी बना दिया जाए। ये मान लो हमारा तालाब बन गया जो, और ये जलकुंभियां लग गई, ऑफ हो रही हैं और सेट हो रही हैं, ऑफ हो रही हैं और सेट हो रही हैं। इनका नाम ऑफ सेट है। सब एरियल का एग्जाम्पल। अच्छा, इनके नीचे मछलियां होंगी, लो मछलियां भी हैं। इनकी जो ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई है ऑक्सीजन, ये जलकुंभी बहुत ही कम समय में पूरी ऑक्सीजन को खींच लेती है। और जब ऑक्सीजन को खींच लेगी तो मछलियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी या कम पहुंच पाएगी। इस प्रकार मछलियों की डेथ होने लगी और मछलियां मरने लगेंगी। इसीलिए जब भैया बंगाल में गया तो बंगाल में मछलियां मरने लगी। अब वहाँ के लोगों को मछली ज़्यादा पसंद थी और जब मछलियां मर जाएंगी तो खाएंगी क्या, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंकवादी माना जाता है। ठीक भैया, तो किसका एग्जाम्पल है जलकुंभी? हमारा किसका एग्जाम्पल है? सब एरियल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सब एरियल का। सब एरियल मतलब जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हो और हवा से नीचे हो, जमीन पर हो। कुछ लोग तो पहला क्या हुआ भैया? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन द्वारा। दूसरा बड बनाते हैं यानी कलिका द्वारा। तीसरा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट बनाते हैं भैया, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद पांचवा क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और हमने पौधों में बताया 3 पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ। और रूट में टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट से कहते हैं जब रेडिकल से जो रूट निकलती हैं, बाकी रेडिकल के अलग भाग से निकलती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। और स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन हमने 3 प्रकार बताया भैया। पहला कौन था? एरियल। एरियल के थोड़ा नीचे सब एरियल, सब एरियल। और उसके सबसे नीचे क्या था? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम। ये 3 प्रकार हो गए। हिंदी में कोई लिखना चाहे, जड़, तना, पत्ती। बड मतलब कलिका। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े। वेजिटेटिव मतलब कायिक जनन। इनका भैया एग्जाम्पल बताया। इसके बाद हम देख लेते हैं लीफ कैसे जनन करती है। एक पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफिल्लम। क्या नाम भैया? ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम ऐसा पौधा है कि इनकी पत्तियां होती हैं, देखिए पत्तियां। अब पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम काट दें ये, तो हर एक टुकड़ा क्या बना देगा? नया पौधा बना देगा। तो ये किसके द्वारा जन्म कर रहे हैं? लीफ के द्वारा। अच्छा, लीफ क्या शरीर का अंग है पौधों के? बिल्कुल। इसका मतलब कैसा जनन है? कायिक जनन। और कायिक जनन किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। क्यों कायिक जनन अलैंगिक जनन का प्रकार है? क्योंकि एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है। अलैंगिक जनन पढ़ाते समय सबसे पहले हमने यही बात बताई है
कि अगर एक लोग इन्वॉल्व हैं तो अलैंगिक जनन, अगर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो लैंगिक जनन। ठीक भैया, तो इस प्रकार हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था। और दूसरी बात हम पढ़ने आए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है। कुछ छोटी मोटी बातें आप लोगों को बताई गई हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। चलो एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हमने बताया इनके बच्चों का नाम होता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। इनमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। विभिन्नताएं आती हैं। अच्छा, क्यों आती हैं? क्योंकि हमने बताया कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसकी पैकिटीन अवस्था में, इस वीडियो के पहले जो हमने छोटा सा वीडियो बनाया था उसमें बताया कि विभिन्नताएं इसलिए आती हैं कि लैंगिक जनन में जब समसूत्री विभाजन होता है तो पैकिटीन अवस्था में मिक्सिंग होती है, और जब गुणसूत्र की मिक्सिंग होती है तो लक्षण उनके मिल जाते हैं, और लक्षण मिल गए तो क्या आएंगी? विभिन्नताएं आएंगी। इनमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स, 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कॉमन बातें हैं। इनमें फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होता है, यानी संलयन होता है और निषेचन होता है। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन और संलयन होता है, संलयन होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं। तो लैंगिक जनन में पहली बात क्या है? इनके बच्चों का नाम ऑफस्प्रिंग है। क्या इनमें विभिन्नताएं आती हैं? बिल्कुल आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि पैकिटीन अवस्था में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में लक्षण मिल जाते हैं। जब लक्षण मिल जाते हैं तो भैया एक दूसरे से अलग दिखने लगते हैं लोग। इनमें निषेचन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, और क्या होता है? फ्यूजन होता है, गैमीट मिलते हैं आपस में। इस क्रिया का नाम संलयन है। बताया कि जीवन की 3 अवस्थाएं थी। बचपन को बोलते थे जुवेनाइल, क्या बोलते थे? जुवेनाइल। इसके बाद रिप्रोडक्टिव अवस्था आएगी, रिप्रोडक्टिव अवस्था आएगी, और रिप्रोडक्टिव के बाद आदमी मर जाएगा, सेनेसेंस में पहुंच जाएगा, सेनेसेंस। इस प्रकार की मृत्यु को क्या बोला गया था? नेचुरल डेथ। अरे सबको पता है, एनसीईआरटी पहली लाइन लिखती है कि जुवेनाइल अवस्था सबकी अलग अलग होती है। मतलब बचपन, किसी का 2 साल, किसी का 4 दिन, किसी का 2 सेकेंड। बिल्कुल होता है। जैसे मक्खियाँ कम दिन जीवन काल होता है, 24 घंटे। जिनका 24 घंटे होता है उनका बचपन बहुत ही कम समय का होता है, लेकिन हर आदमी के लिए उसका जीवन पर्याप्त होता है। वो बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों अवस्थाओं में उतने ही समय में पहुंच जाता है। उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत हाई होता है छोटे लोगों का, मतलब छोटे जानवरों का, और उनका लगभग जीवन काल कम होता है। हमने बताया है कभी कि लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करता। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिनका जीवन काल कम है उनकी बात कर रहे हैं, उनका भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस, ये तीनों अवस्थाओं में होकर गुजरते हैं, और लास्ट में कहाँ तक पहुँचते हैं? डेथ तक पहुँच जाते हैं। इन्होंने लिखा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज अलग अलग होती है, लेकिन लैंगिक जनन की जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा समान होती हैं। लैंगिक जनन की क्रियाएं समान होती हैं। लैंगिक जनन की क्रियाएं हमेशा समान होती हैं, क्रियाएं समान होती हैं। निषेचन जरूरी बात है। निषेचन जिन्हें हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे भैया नर युग्मक मादा युग्मक ये बन गए हैं और आपस में मिलेंगे, इस क्रिया का नाम संलयन
और मतलब फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे तो संलयन, और जब ये गैमेट ट्रांसफर कर देंगे, जाइगोट बना देंगे, तो हम इस क्रिया को बोलेंगे निषेचन। निषेचन, तो निषेचन। अच्छा, निषेचन से पहली अवस्था को क्या बोलेंगे? प्री। प्री मतलब पहले निषेचन, है नहीं, मतलब निषेचन से पहले का समय, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अच्छा, बाद को क्या बोलते हैं? भूतकाल, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन से जो पहले क्रिया होगी उसे हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, और निषेचन के बाद जो क्रिया होगी उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा भैया, निषेचन है क्या? वैसे नर युग्मक मादा युग्मक का मिलना, संलयन, और इनका मिल करके भैया जाइगोट बनाना क्या है? निषेचन। एक्चुअली हम कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं, इस क्रिया का नाम निषेचन। पहले तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनने चाहिए, इसका मतलब कि इनका पहले बनने की क्रिया होगी, नर युग्मक और मादा युग्मक जो आएंगे। देखिए बड़ा ध्यान से कि युग्मक का नाम होता है इंग्लिश में गैमीट। क्या नाम होता है? गैमीट। और जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना। जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना, जेनरेट होना या उत्पन्न होना। गैमीटोजेनेसिस, क्या नाम है? गैमीटोजेनेसिस। गैमीट जिस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं उनका नाम है गैमीटोजेनेसिस। भैया जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना, गैमीटो मतलब गैमीट। गैमीट जिस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं उनका नाम गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बन गए। अच्छा, बन गए क्या हवा में मिल जाएंगे? नहीं, उनको आपस में लाना पड़ेगा। इसका मतलब हम ट्रांसफर कर रहे हैं गैमीट का, तो दूसरी क्रिया क्या होगी? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर। अच्छा, गैमीट ट्रांसफर हो गए भैया, पहले तो बने गैमीटोजेनेसिस और फिर ट्रांसफर हो गए, अब आपस में मिल गए, क्रिया का नाम फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन में कौन आएंगे? दो लोग। कौन कौन भैया? पहले तो गैमीट बनेगा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। कह रहे हिंदी में बताओ, इंग्लिश कब तक सीखेंगे? जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना, गैमीटो का मतलब गैमीट, और गैमीट की हिंदी युग्मक बोलते हैं, युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। उसके बाद क्या होगा भैया? गैमीट ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। अच्छा, तो प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं भैया? गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। अब जब ये गैमीट ट्रांसफर हो गया तो आपस में मिल जाएंगे, इस क्रिया का नाम फर्टिलाइजेशन। अच्छा, मिलने के बाद क्या बनाते हैं? युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट क्या करता है? माइटोसिस करता है, समसूत्री विभाजन करता नहीं, हाँ समसूत्री विभाजन करता है। और भैया कुछ गलत हो गया हिंदी इंग्लिश में, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया समसूत्री, वहाँ पे होगा अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन की 5 अवस्था होती थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डायकाइनेसिस और डिप्लोटीन, है नहीं? अर्धसूत्री विभाजन जीवन में एक बार होता था, किसमें? सिर्फ युग्मक बनते थे। वो जल्दी जल्दी में हिंदी इंग्लिश में गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब तो समझ में आ गया कि निषेचन होगा। अच्छा, ये गैमीट कैसे बने थे? अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस से बने थे। और आगे क्या बन गया? निषेचन। हम बताते हैं कि मियोसिस जीवन में कितनी बार? सिर्फ एक बार होती है। मियोसिस जीवन में एक बार होती है, कब? जब युग्मक बनते हैं, यानी गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या हुआ होगा? मियोसिस हुई होगी, अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद हमेशा माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे युग्मनज से क्या बन जाता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और इस क्रिया को बोलते हैं क्या? भ्रूण उद्भव हो रहा है, हिंदी में भ्रूणोद्भव। क्या बोलते हैं भैया? भ्रूणोद्भव। कोई पूछे भ्रूणोद्भव क्या है तो क्या बताएंगे कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इंग्लिश में जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना, और भ्रूण की इंग्लिश होती है एम्ब्रियो, नाम होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या नाम होगा भैया? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या? जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, भ्रूण का उत्पन्न होना, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। चलो, कुछ नहीं समझ में आया तो एक बात तो समझ में आई कि कितने इवेंट्स होते हैं? 3।
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन और बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कितने भैया क्रिया, कितने प्रकार, कितने क्रियाएं होती हैं जन्म की? फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से पहले का नाम प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, और बाद में नाम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या है? नर युग्मक मादा युग्मक का मिलकर जायगोट का निर्माण करना, यानी युग्मनज का निर्माण करना, क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात है कि फर्टिलाइजेशन यानी युग्मनज जब बनेगा तो उस क्रिया का नाम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। इससे पहले क्या होगा? गैमीट बने होंगे, यानी कि गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस। और फिर क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर होंगे। अच्छा, नर युग्मक नर शरीर में बना होगा, मादा युग्मक मादा शरीर में, तो दोनों मिलेंगे तो नर युग्मक मादा युग्मक पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैमीट का ट्रांसफर कराना पड़ेगा, यानी गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट ट्रांसफर हो गया, अब नर युग्मक और मादा युग्मक आ गए भैया, आपस में मिलेंगे, क्या होगा? निषेचन। और निषेचन के बाद युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज एक कोशिका, जो पहले दिन यही होते हैं, एक कोशिका होते हैं। अच्छा, इनमें क्या होगा? कोशिका विभाजन। वही हमने जो बताया था कि कोशिका जब आ जाती है तो वृद्धि करती है, तो ये वृद्धि करेंगे किसके द्वारा? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के द्वारा। और जिंदगी में जब ये गैमीट बना था तब सिर्फ क्या हुआ था भैया? अर्धसूत्री विभाजन। और उसके बाद हमेशा क्या होगा? समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, और ये संख्या बढ़ा ली भैया, देखो संख्या बढ़ा ली, बढ़ा ली। अर्धसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा ली और बना दी भ्रूण। क्या बना दी? भ्रूण। हमने कहा भ्रूण उद्भव हो रहा है, इसीलिए इस क्रिया का नाम क्या है? भ्रूणोद्भव। क्या नाम है? भ्रूणोद्भव। अच्छा, उद्भव उत्पन्न होना, हमने इंग्लिश में बताया कि जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना, जेनेसिस। और भ्रूण की इंग्लिश होती है एम्ब्रियो, इसीलिए इस क्रिया का नाम एम्ब्रियोजेनेसिस। तो भैया प्री फर्टिलाइजेशन में कितने इवेंट्स? 2, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। और फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो अपना बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, 9 मंथ ±7 डेज अपना यूट्रस में रहेगा। और उसके बाद क्या होगा भैया? हाँ, उसके बाद अपना आ जाओ, खेलो दुनिया में, टहलो घूमो डिलीवरी के माध्यम से। कुछ पल्ले पड़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स? फर्टिलाइजेशन पहले का समय, प्री फर्टिलाइजेशन बाद का समय, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में भैया क्या पढ़ते हैं हम लोग? गैमिटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। क्या पढ़ते हैं? गैमिटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर।